मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। आज हम कक्षा 6 का पार्ट 3 नादान दोस्त पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी में अपने दो बच्चों के बारे में बताया कि वो कैसे अपने बचपन की जिज्ञासाओं में एक निर्मम हत्या कर देते हैं तीन चिड़िया के बच्चों की, जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया था। लेकिन उसमें उनकी गलती तो नहीं होती, वो नादानी में ऐसा कर देते हैं। अब देखिए, हम कहानी पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा। केशव के घर कार्निश मतलब दीवार के ऊपरी भाग में जो निकला हुआ स्लिप टाइप की होती है, उसे कहते हैं। वहाँ पे चिड़िया के अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से उस चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। ठीक है। तो सवेरे दोनों आंखें मलते, सवेरे जैसे ही वो उठते आंखें मल के कार्निश के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि चिड़ा और चिड़िया दोनों ही क्या थे, वहाँ पर बैठे हुए थे। ठीक है। कहाँ पर बैठे हुए थे? वहीं पर बैठे हुए थे वो। ठीक है। तो उन्होंने उनको देखने में उन्हें बहुत क्या कहता, बहुत मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की भी उन्हें सुध नहीं होती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल भी आते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल के आए होंगे, बच्चों के पर कैसे निकले होंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उन्हें कोई भी नहीं था। ना अम्मा को घर के काम काजों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी तो पढ़ने लिखने से नहीं थी। ठीक है। दोनों बच्चे आपस में ही एक दूसरे को सवाल जवाब करते और अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। मतलब एक दूसरे के जवाब से ही अपने आप को ही जवाब देते, खुद ही सवाल करते और तसल्ली ले लिए थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा अपने भैया से पूछते कि भैया, क्या बच्चे निकल कर जल्दी से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। और कहती कि पहले क्या होंगे, पर आएंगे, फिर क्या होंगे, पैरों के बिना तो बच्चे उड़ेंगे कैसे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो श्यामा क्या अपने भैया से पूछती कि वो बच्चों को खिलाएगी क्या। केशव इस पेचीदा मतलब कठिन सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। ठीक है। कुछ भी नहीं दे पाया। तो उसने बोला कि इस तरह क्या हुआ, 3-4 दिन तो गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। अंडों के देखने के लिए वे अधीर हो रहे थे। अधीर मतलब वो धैर्य अब और सब्र नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया, मतलब अपने आप ही अनुमान लगाना, मतलब खुद ही किसी प्रश्न का उत्तर को अंदाजा लगा लेना। उन्हें अनुमान लगा के बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे मतलब भोजन का सवाल अब उनके सामने खड़ा आ उठा कि बच्चे भोजन क्या खाएंगे। ठीक है। अब देखिए, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब वो सोचते हैं कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि बच्चे पेट भर के खा पाए, वो तो चू चू करके क्या होंगे, भूख से मर जाएंगे। ठीक है। तो अब इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों क्या हुए, इस मुसीबत का अंदाजा करके लगा के दोनों घबरा उठे कि अब वो दाने का इंतजाम कैसे करें। तो दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पे क्या करेंगे, थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा, अब चिड़िया को भोजन लाने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। ये सब कहते हैं, नहीं, तब क्यों जाएगी वो। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। फिर वो कहती कि भैया, क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोले, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। अब वो कहता है कि केशव ने इस बारे में तो सोचा नहीं था। जब श्यामा उससे बोलती कि उनको धूप नहीं लगी होगी, तो वो इसके बारे में भी सोचता है। वो कहता होगा तकलीफ तो होती होगी, धूप लगेगी तो वो तो प्यास से भी तड़प रहे होंगे। ठीक है। तो अब यह फैसला हुआ कि घोंसले, अब आखिर में उन्होंने क्या फैसला लिया कि घोंसले के ऊपर से वो कपड़े की छत बना देंगे, पानी की प्याली और उसमें थोड़े से चावल भी रख देने का प्रस्ताव, मतलब कि क्या सुझाव भी उनने अपना लिया। ठीक है, स्वीकृत किया मतलब अपना लिया। दोनों बच्चे बड़े चाव से, दोनों बच्चे बहुत ही मजे लेकर खाने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकल आई। माँ की आंख बचाकर मतलब माँ के बिना नजरों में आए। वो क्या करा, उसने मटके से चावल उठाया, वो ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। अब क्या बोला है प्रेमचंद जी ने, क्या बोला है प्रेमचंद जी इस पाठ के लेखक है। उन्होंने क्या बोला कि केशव ने क्या करा, पत्थर की प्याली का तेल निकाला, उसमें से उसको चिपके से निकाला और प्याली को साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। अब उन्होंने बोला कि अब ओढ़ने के लिए उसके, अब वो क्या कहते हैं, अंधेरा करने के लिए
कपड़ा कैसे लाएंगे कि उसमें धूप या चांद की रोशनी ना पड़े। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी खड़ी कैसे होंगी। अब फिर उन्हें उन्हें एक और समस्या थी कि क्या होगा, बगैर छड़ियों के, छड़ी का इंतज़ाम कैसे करें, वो छड़ियों के तो कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। कैसे बड़ी देर इसी उधेड़बुन में रहा। उधेड़बुन अर्थात इसी असमंजस में, इसी परेशानी में वो था, ठीक है, परेशानी में था कि आखिरकार उसने यह मुश्किल का भी हल निकाल लिया। श्यामा से बोले, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा के लाओ और अम्मा जी को मत दिखाना, मतलब अम्मा जी की नज़रों में आए बिना लेके आओ, ठीक है। तो श्यामा, ठीक है, तो अब क्या हुआ, श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है। श्यामा बोलती है कि वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप नहीं जाएगी क्या। तो केशव ने झुंझलाकर कहा, झुंझलाकर मतलब गुस्से से, क्रोध से उसने बोला, तू टोकरी तो ला, तू टोकरी ला, मैं उसका सुराख मतलब छेद जो है इसमें वो बंद करके कोई हिम्मत निकालता हूँ, मतलब कोई तरकीब निकालता हूँ, हिम्मत मतलब कोई तरकीब निकालता हूँ, ठीक है। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा ने क्या करा, टोकरी उठा के लाई। केशव ने उसका सुराख में थोड़ा सा कागज डाल दिया, और जहाँ पे जैसे ये टोकरी है इसमें ये छेद है, तो इसमें यहाँ पे श्यामा ने क्या करा, कागज डाल दिया, ठीक है। अब और एक टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, और उसने क्या करा, टोकरी को एक टहनी के सहारे टिकाकर बोला, देखो ऐसे घोंसले पर उसको आड़ कर दूंगा। आड़ कर दूंगा मतलब उसको शरण में, उसको कवर कर दूंगा, और तब कैसे धूप जाएगी। तो धूप कैसे जाएगी, श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। श्यामा ने मन ही मन सोचा कि भैया तो बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। अब गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, गर्मी के दिन थे उस समय, और उनके पापा जो थे वो कहाँ गए थे, दफ्तर मतलब ऑफिस गए थे काम पे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अम्मा ने दोनों बच्चों को सुला दिया था, मतलब श्यामा और किसको, केशव को सुला दिया, और खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ थी, लेकिन बच्चों की आंखों में तो नींद, तो परेशानी थी कि वो दाना और उसकी धूप का प्रबंध कैसे करेंगे, धूप से बचाने का। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों क्या करे, दोनों ने सांसें रुक, मतलब सोने के क्या करे, आंखें बंद की और सोने की एक्टिंग करी, सोने का और जैसे वो बस मौके का इंतजार कर रही थी कि कैसे माँ सोए और वो बाहर निकले। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी की अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकला। जैसे ही उन्हें जो ही मतलब जैसे ही उन्हें ये मालूम हुआ कि अम्मा जी सो गई, तो वो क्या करे, चुपचाप से उन्होंने दरवाजे की चिटकन खोली और बाहर निकल आए, ठीक है, कुंडा खोला, बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगे। अब अंडों को बचाने के लिए उनकी हिफाजत मतलब उसे सुरक्षित रखने की तैयारी करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। केशव ने क्या करा, वो कमरे में गया और वहां से वो एक स्टूल उठा लाया। लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखती और डरते डरते सो गया। और जब उससे काम नहीं चला तो उसने क्या करा, नहाने की चौकी स्टूल के ऊपर रखी, उसके ऊपर वो स्टूल रखा, उसके ऊपर वो खड़ा हुआ, क्योंकि वो वैसे उस खाली स्टूल के सहारे वो वहाँ क्या कहता है, वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था स्लिप तक। तो उसने क्या करा, पहले उसने चौकी रखी, उसके ऊपर स्टूल रखा, उसके ऊपर खुद चढ़ा, और वो फिर क्या करा उसने और श्यामा ने क्या करा था, वो स्टूल दोनों हाथों से पकड़ा था। स्टूल की चारों टांगे क्या थी, बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव था वो जरा सा हिल जाती थी उस तरफ, क्या टोकरी, ठीक है, मतलब स्टूल, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, असंतुलन हो जाता था। तो उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है तो उसी का दिल जानता है। अब सीधी बात है, आप किसी चीज़ में चढ़े हैं और वो संतुलित नहीं है, आपको गिरने का डर होगा, तो वो चीज़ तो वही जानता होगा ना केशव की उसके मन में क्या भय था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। और वो दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता तो श्यामा को दबी आवाज में मतलब धीरे आवाज में डांटता और बोलता कि अच्छी तरह से पकड़, ठीक है, वरना मैं क्या करूँगा, उतर कर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा की दिल तो ऊपर कार्निश पर था, बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। लेकिन क्या था, श्यामा का ध्यान कहाँ था, कार्निश पर था। वो बार बार क्या करती थी, उसका ध्यान ऊपर चला जाता था, हाथ ढीले पड़ जाते, मतलब वो क्या करती थी, उससे वो छूट जाता था, मतलब स्टूल, ठीक है। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने जैसे ही क्या करा, कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके, केशव ने क्या देखा, कार्निश पर क्या है, थोड़े तिनके पड़े हैं और उन पर 3 अंडे और पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा तो कोई भी घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, कितने बच्चे हैं भैया, के मतलब कितने, ठीक है। केशव बोलता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव क्या कहता है, जवाब देता है कि 3 अंडे हैं, बच्चे तो अभी नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा बोलती है कि भैया मुझे भी तो दिखाओ कि कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। केशव क्या कहता है, मैं तुझे दिखा दूंगा, पहले क्या करें,
थोड़े चिथड़े ले आ, मतलब कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। बोलता है कि नीचे बिछा दूंगा, क्या है, अंडे तिनकों पर पड़े। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती से फाड़कर एक टुकड़ा लाई और केशव ने झुककर क्या करा, कपड़ा लिया। फिर उसने किसी भी तरह करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर रख दिए, तिनके से उठाकर, ठीक है, उस गद्दी पर। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। वो श्यामा ने फिर अपने भाई से बोला कि मुझे भी दिखा दो। केशव कहते दिखा दूंगा, पहले क्या कर, जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूँ। कहते मैं छाया का प्रबंध कर देता हूँ पहले, फिर तुझे दिखा दूंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी। त्यागन ने क्या करा, टोकरी दी अपने भाई को और बोली अब तो तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर, जा दाना पानी और प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ, फिर तू देख लेना, ठीक है। श्यामा प्याली और चावल लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता से मतलब आराम से। तो श्यामा ने जब उसे प्याली और चावल दिया तो उसने टोकरी के नीचे प्याला और चावल रखा और वो नीचे से आराम से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो। श्यामा ने उससे रिक्वेस्ट करी, मतलब प्रार्थना की कि अब मुझे भी चढ़ा दो। केशव ने बोला तू गिर पड़ेगी। तो श्यामा ने बोला नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, ठीक है। उसने अपने भाई से ऐसा बोला। फिर केशव ने बोला ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। केशव ने बोला नहीं भाई, अगर तू गिर गई गलती से तो क्या होगा, अम्मा तो मुझे मार डालेगी, अम्मा जी मेरे को बहुत मारेगी, मार मार कर मेरी चटनी बना देगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, फिर वो मुझसे कहेगी कि मैंने चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। फिर वो बोलता है श्यामा से कि तू क्या करेगी देखकर, अब अंडे बहुत आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी, दोनों चिड़िया कहती बार बार कार्निश पर आती और बगैर वहाँ पे बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, केशव ने ये दृश्य देखा तो उसने सोचा कि शायद वो उसके और श्यामा के डर से नहीं बैठती, तो स्टूल उठाकर उसने कमरे में रख दिया और चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी, ठीक है। अब क्या हुआ, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर अपने भाई से बोला तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, अब मैं अम्मा जी से तुम्हारी शिकायत कह दूंगी। केशव ने अम्मा जी से कहेगी। केशव ने बोला अगर तू अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोलती है अपने भाई से तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। तो केशव श्यामा से बोलता और गिर पड़ती तो 4 सर ना होते। कहता कि अगर तू गिर जाती असंतुलन से तो तेरे सर में चोट लग जाती, ठीक है। तो श्यामा बोलती है हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। कहती है कि जो भी होता देखा जाता है, लेकिन अब मैं माँ से तुम्हारी शिकायत जरूर बोलूंगी, ठीक है। इतने में टोकरी का दरवाजा इतने में क्या हुआ, कोठरी का दरवाजा खुला। और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए। माँ ने धूप से अपनी आंखों को बचाते हुए श्यामा और केशव से बोला कि तुम दोनों कोठरी से बाहर कब निकल आए, मैंने कहा था ना कि दोपहर को मत निकलना, तो किसने किवाड़ खोला। बोलती है किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। श्यामा को तो पता था कि ये किसने खोला, किवाड़ केशव ने खोला, लेकिन श्यामा ने माँ से ये नहीं की थी, ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया शायद पिट जाएंगे, इस डर से नहीं बोला शायद उसने। और केशव तो दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा ने कह दिया, क्योंकि उसने उसको क्या करता, अंडे नहीं दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था, इसलिए उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था कि वो नहीं बोलेगी, ठीक है। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। और श्यामा क्या थी, शायद भैया पिट जाएगा कि उसके प्यार में, अपने भाई के प्यार में वो चुप थी, और इस कसूर मतलब इस अपराध में, मतलब इस घटना में दोनों ही हिस्सेदार थे, इस वजह से भी शायद उसने नहीं बताया, दोनों ही बातें थी शायद, ठीक है। लेखक ऐसा बोलता है। फिर माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। और क्या करा, माँ ने अब दोनों को खूब डांटा और उन्हें कमरे में बंद कर दिया और उनको हल्का पंखा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, अभी क्या बजे थे, 2 बजे थे दिन के, और बाहर तेज लू चल रही थी। लू देखो, गर्मी में दोपहर के टाइम पे गर्म हवा चलती तो उसे लू कहते हैं, ठीक है। बाहर लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को क्या था, नींद आ गई थी, ठीक है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। जैसे ही 4 बजे यकायक मतलब अचानक से श्यामा की नींद खुली और वो क्या करी, उसने देखा किवाड़ खुले हुए, तो दौड़ी हुई कार्निश की ओर देखी और वहां झांकने लगी। टोकरी का पता न था। उसने देखा कि वहां क्या थी, टोकरी नहीं थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो फिर वो क्या करते हैं, अचानक से उसकी क्या होती है, नज़र कहाँ जाती है, नीचे जाती है और वहाँ वो देखती है कि टोकरी ऊपर नहीं है, तो वो देखती है नीचे क्या है, नीचे देखती है और वो उल्टे पाँव दौड़ती है, वो खूब तेज़ी से दौड़ती है और जाती है कमरे में
भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। घबरा कर वो कर जाती है, अपने भाई को बताती, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और उसने बाहर बाहर आया और उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें से चूने की सी चीज़ बाहर निकाल, उसमें चूने जैसी कोई चीज़ बाहर आई और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। केशव ऐसा देखता है, ठीक है। उसके चेहरे का रंग, ये सब देख के केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बहुत परेशान हो गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ उसने देखा। वो बहुत दुखी हो गया। उसने जमीन की ओर देखा और सहम गया था। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा ने अपने भाई से पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव ने बहुत ही करुण मतलब दयनीय स्वर में कहा कि अंडे तो फूट गए, अंडे तो टूट गए हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा ने भाई से पूछा, बच्चे कहाँ गए? केशव ने बोला, तेरे सर में। केशव बहुत ही दुखी था। उसने दुखी में गुस्से में बोला कि वो तेरे सर में। कहता है, देखती नहीं है कि अंडों में से उजला 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 अर्थात क्या सफ़ेद पानी आ रहा है? और क्या कहे, वह तो 2-4 दिनों में बच्चे बनते, यही तो 2-4 दिन में बच्चे बनते, ठीक है। तो श्यामा ने कहा, माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? माँ ने, सोटी मतलब डंडा, ठीक है, मोटा सा डंडा माँ ने हाथ में पकड़ा था और माँ ने बोला कि तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा ने क्या बोला अपनी माँ से कि मम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ वहाँ पर गई और उन्होंने गुस्से से बोला उन दोनों से, केशव और श्यामा से, कि तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा, ठीक है। तो अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं। अब श्यामा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भैया पे बिल्कुल तरस ना खाया उसने अपने भाई पे, और उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि उसने बोला अपनी माँ से कि उसने कि भाई ने ही शायद क्या करा, अंडों को इस तरह से रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसकी उसे सज़ा क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अब उसने बोला अपनी माँ से कि इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। उसने बताया कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ जी ने केशव से पूछा, क्यों क्यों रे? माँ ने गुस्से से केशव से पूछा कि क्यों, तूने क्यों छेड़ा? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। केशव डर के मारे सहमा हुआ खड़ा था, ठीक है। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ ने केशव से पूछा कि तू वहाँ पहुँचा कैसे, ठीक है। तो माँ के इस सवाल का जवाब देते हुए श्यामा बोलती कि चौकी पर स्टूल रख के चढ़ा। अम्मा जी चौकी पर स्टूल रखा था और उससे चढ़े उसने। केशव ने बोला, तो स्टूल को तो तूने पकड़ा था। तो श्यामा कहती कि तो तुम ही ने तो कहा था अपने भाई से। माँ ने बोला केशव से कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी नहीं मालूम? उसने बोला कि तू इतना बड़ा हो गया है। माँ बोलती है केशव से कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे ये नहीं मालूम कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, फिर चिड़िया उन्हें सेकती नहीं है। श्याम ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा गए हैं अम्मा जी? तो क्या कहती है श्यामा, डरते हुए दुखी होते हुए बोलती है अपनी माँ से कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो माँ कहती है, तो माँ के जवाब देते हुए, श्यामा के प्रश्न का जवाब देते हुए माँ कहती है, और क्या करती? कहती, और क्या करती? केशव ने सिर झुका, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो माँ क्या कहती है, केशव के सर इन तीनों बच्चों को मारने का पाप पड़ेगा, उसने 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो कहते हैं केशव रोनी सूरत, वो बहुत ही दुखी हो जाता है और उसकी सूरत रोनी हो जाती है। फिर वो बोलता है अपनी माँ से कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। फिर अब क्या हुआ, माँ को हंसी आ गई। क्या हुआ, माँ को हंसी आ गई और उसने कहा, लेकिन केशव को कई दिनों तक अपनी इस गलती का अफसोस रहा, ठीक है। कई दिनों तक केशव को अपनी इस गलती पर अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। अब वो तो अंडों के क्या कहता है, हिफाजत करना चाहता, लेकिन उस जुनून में उसने क्या करा, उनको सत्यानाश मतलब उनका नष्ट कर डाला। और इसे याद करके कभी कभी वो रो भी जाता था। दोनों चिड़िया वहाँ पर फिर कभी नहीं दिखाई दी। अब वो क्या करती वहाँ आकर, उनके बच्चे तो मर गए थे। अब देखिए हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्याम के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वह आपस ही में जवाब करते तो को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? देखिए अब हमें पता है बचपन में क्या होती है, जिज्ञासाओं से भरा हुआ होता है बचपन, ठीक है। उन्होंने पहले कभी अंडे देखे नहीं थे, उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता भी नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है। तो वो सोचते कि अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वो क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसे होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल आना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था, ठीक है। अब क्या, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निश पर क्यों रखे थे?
कार्निश पर चिड़िया के अंडे थे। ठीक है, तो केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने धूप से बचाने के लिए क्या करा, छत बनाने के लिए कपड़े का इंतजाम किया, और इसलिए उसने उसके भाग के केशव ने क्या किया, श्यामा से एक टोकरी भी मंगाई चिथड़ों से। उसने उसके लिए गद्दी भी बनाई। दाना पानी मांगकर उनकी भूख मिटाने का भी उनने प्रबंध किया, लाकर, और प्याली में खाने के लिए दाना पानी भी रख दिया। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। ठीक है, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो क्या करा, अपनी ओर से तो वो उन अंडों की रक्षा करना चाहिए, पर क्या हुआ, उनकी नादानी ही सिद्ध हुई है। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा खुद कर सकती थी, पर बच्चों को ये नहीं पता था। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उसे छूकर गंदा कर दिया। उन्हें मालूम नहीं था कि यदि वह अंडों को छुएंगे तो क्या करेगी, चिड़िया उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वास्तव में तो वो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी से उसकी हत्या हो गई। ठीक है, कहानी से आगे। अब देखिए, पहला क्या प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह आप होते तो आप क्या अनुमान लगाते, क्या करते, ये आपको खुद ही करना होगा। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों ने किवाड़ दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, आपको पता है क्यों नहीं बताया होगा, क्योंकि दोनों को क्या था, डर था कि माँ से पिटाई हो जाएगी, और गलती भी दोनों की ही थी, तो इसलिए किसी ने किसी का नाम, ये कोई कारण नहीं बताया। ठीक है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। आपने पूरी कहानी पढ़ी, आपको पता होगा क्या शीर्षक हो सकता है। एक तो हो सकता है नादानी में क्या है, नादान दोस्त है, तो अब इसका आप कोई भी शीर्षक दे सकते हो कि बच्चों की नादानी लिख सकते हो, या फिर रक्षा की चाह में हत्या, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अनुमान और कल्पना। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात होती तो अनुमान करो कि क्या होता। अगर सर्दी या बरसात होती तो केशव और श्याम क्या करते हैं, उन लोग को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते ना, और उनकी माँ उन्हें सर्दी में क्या करती, बाहर निकलने के लिए भी डांटती। बरसात का मौसम होता तो अंडों को पानी से बचाने की चिंता में रहते, तो ऐसा ही कुछ होता। पाठ पढ़कर मालूम करो कि, अब क्या है पाठ, हाँ क्या बोला है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ पर फिर क्यों नहीं आई, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। अब आपको पाठ पढ़ा है आपने, आपको पता है कि क्या होते, चिड़िया के सिर्फ अंडे फूट गए थे, इसलिए वो दोनों वहाँ से चली गई थी। और वापस आती भी क्या करती है, तो वो दोनों कहीं और गई होंगी, वहाँ उन्होंने घोंसला बनाया होगा और वहाँ रह रही होंगी, तो वहाँ अंडे दिए होंगे। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी ऐसी चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है। ऐसे किसी अभिनव का वर्णन करो, बताओ कि तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। ये आपको खुद अपने मन से करना है, कि आपको अपना अनुभव यहाँ बताना है। ठीक है, अब है भाषा की बात। भाषा की बात, अब इसमें क्या है, ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उस पर पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। देखिए, अब पढ़िए, क्या करना है हमें, कहने वाले, सुनने वाले और तीसरे के लिए हो जो उसे पुरुषवाचक प्रश्न कहते हैं। तो हमें तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचनी है। ठीक है, एक दिन दीपू और नीलू यमुना पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, तभी उन्होंने, किसने देखा, उन्होंने। ठीक है, तो कहने वाले कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला रहा है। पास आकर उसने, किसने, उसने कहा, तो ये कहने वाला है। ठीक है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसने बड़े ध्वनि से कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। ठीक है, ये उनने बोला, और आप क्या है, यहाँ पे सुनने वाला इंसान है। ठीक है, अब ये क्या है, दूसरा प्रश्न है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द जो क्या है, बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, और इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे गुण पता चले तो तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके कार्य बनाओ। कोई भी लिख सकते हो आप, नीला आसमान, और मीठी खीर, ईमानदार व्यक्ति, ये सब। ठीक है, अब केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत, ख है, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबराकर उठा, गौ। और ख क्या है, केशव ने टोकरी की टहनी से टिकाकर कहा, टिकाकर। फिर ड क्या है, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो ऊपर लिखे गए वाक्य में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखना है। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम करें। क्या, किसका काम करें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, क्योंकि ये क्या बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे कैसे हुई। ठीक है,
कर वाले शब्दों को क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं, ठीक है, इनकी ये पहचान है। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों को वाक्य में प्रयोग करो। अब हमें भी इससे एक एक वाक्य बनाना है। झुंझलाकर मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। तो आप कह सकते हो कि रोहन रोहित की बात सुनकर झुंझलाकर वहां से उठकर चला गया। बनाकर, अब खौ क्या था? खौ क्या था? बनाकर। बनाकर मतलब माँ खाना बनाकर सो गई, या कुछ भी लिख सकते हो। केशव घबराकर उठा। तो जब अध्यापिका ने क्या कहना, नकल करते हुए रोहन और सीता को देखा तो वह घबराकर उठ गए, ठीक है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। माँ ने बर्तनों को टिकाकर रसोई में रख दिया, ठीक है। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो ये इसमें क्या हो सकता है कि संजीव ने गिड़गिड़ाकर किससे? अपनी माँ से माफ़ी मांगी अपनी गलती के लिए, ठीक है। अब यहाँ ऊपर लिखे वाक्य में रेखांकित शब्दों को ध्यान से, ये हो गया। अब क्या है? प्रश्न 4। प्रश्न 4 के नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है, ठीक है। तो तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना है अंश अधूरा सा है, ठीक है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ, ठीक है। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब देखो उसी समय खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, 11 बज चुके थे। दिया के बाद क्या आएगा? एक पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा क्या है? 11 बज चुके थे। ये भी यहाँ पे भी एक वो पूरा हो जाता, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। अब क्या है? चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पंडित जी ने बुलाया। सन्नाटा छा गया था के बाद पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया। खोमचे वाले कहिए क्या दूं? पंडित जी ने किसको बुलाया? पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाले। अब देखिए खोमचे वाले, आपने देखा होगा कभी भी एक चीज पे अगर ध्यान आकर्षित करना हो तो उसे 2 कोमा के अंदर बंद किया जाता है, खोमचे वाले। फिर एक आश्चर्यजनक वो आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर बंद हो जाएगा। खोमचे वाले कहिए क्या दूं भाई, लग गई। वो क्या कहता है कि कहिए क्या दूं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक मार्क आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रश्न पूछा गया। भूख लग गई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है। वो कहते हैं कि अन्न जल छोड़ना तो साधुओं का काम है, कॉमा हमारा आपका नहीं। मोटेराम अबे क्या कहता है, यहाँ किसी साधु से कम है। वो क्या कहते हैं? मोटेराम क्या कहता है? अबे क्या कहता है? क्या बोलता है? अबे क्या कहता है? प्रश्नवाचक, ठीक है। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, ठीक है। वो कहता है कि यहाँ क्या किसी साधु से कम है, पूर्ण विराम। चाहे तो महीने पड़ रहे और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है। वो कहता है कि क्या कहता है कि चाहे तो महीने पड़ रहे और भूख ना लगे, ठीक है, पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है। वो कहते हैं तुझे तो केवल किस लिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पूरा हो जाता है वाक्य, ये पूर्ण विराम। देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है, ठीक है। देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है बोलता है, प्रश्न का साइन आएगा, फिर मुझे भय होता है, पूर्ण विराम, ठीक है। और इसको आप बंद कर दीजिए। तो यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। इसके बाद एक और है कुछ करने को। गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियां होती है तो तुम्हारा दिन कैसे बीता था, अपनी बुआ किसी को एक पोस्ट कार्ड में आपने लिखना है कि आपका दिन कैसे बीता, ठीक है। ये लिखकर बताओ, ये आपको स्वयं करना है। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यह पाठ यहीं ख़त्म होता है।